हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 29 जनवरी 2022। इसमें देखिएगा आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पश्चिमी लहर क्या है। क्या है? पश्चिम लहर क्या है। देखिएगा, अब बात करते हैं पश्चिम लहर के बारे में। तो ये एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। कैसा? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। पश्चिमी लहर एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अब ये पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पश्चिमी जो घाट है उसमें, पश्चिमी घाट में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और ये जो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये नौसेना के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है, ये अभ्यास पश्चिम लहर नौसेना के द्वारा। ठीक है। और इसमें देखिएगा कि इस जो ये अभ्यास है, पश्चिम लहर अभ्यास है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो समुद्री ताकत है, नल्ला पाकिस्तान को हमारी नेवी के द्वारा समुद्री जो हमारी ताकत है उसका प्रदर्शन करना इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में कौन सा ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा ये किसके द्वारा किया गया था, चलाया गया था। तो जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो नल्ला पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर तैनात है। किसके लिए? तो ये किस लिए चलाया था? उन्होंने घुसपैठ को रोकने के लिए BSF के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि अल-नगाहा, जो अल-नगाहा युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये किसके साथ होती है। तो भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो ये होती है अल-नगाहा। उसके बाद है कि एक्वेरिन। एक्वेरिन ये कौन से देश के बीच, तो भारत और मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है। भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज होती है एक्वेरिन। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो पाबी एक्सरसाइज है, ये एक कैसी एक्सरसाइज है। पाबी एक्सरसाइज ये एक आतंक विरोधी एक्सरसाइज है। आतंक विरोधी एक्सरसाइज है। और ये कौन से संगठन के द्वारा की जाती है। तो जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बीजिंग, चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में नाटो संगठन जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है। तो 1949 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 30 इसके अंदर मेंबर हैं। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कौन सा अभ्यास हाल ही में जारी किया गया है। तो जो नेपच्यून स्ट्राइक है, कौन सा? नेपच्यून स्ट्राइक अभ्यास 2022, ये किसके द्वारा, कौन से संगठन के द्वारा। तो नाटो के द्वारा ये अभ्यास किया गया है। और कहाँ पर? तो भूमध्य सागर के अंदर इसका ये अभ्यास हुआ है और नौसेना के द्वारा है। और 12 दिन चलने वाला ये अभ्यास है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो नाटो है, नाटो और जो वार्सा है, इसके बीच जो युद्ध हुआ, इन दोनों, ये कहाँ की है। तो ये USA इसका नेतृत्व करता है। और इसके कौन करता है? सोवियत संघ इसका नेतृत्व करता है। और इनके बीच में जो युद्ध हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? इसके बीच के युद्ध को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर कब से कब तक चला है। तो 1947 से 1991 तक कौन सा वॉर चला है? कोल्ड वॉर चला है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है। 26 जनवरी 2022 को। और 26 जनवरी 2022 को ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो की गई है, मतलब दिए गए हैं। और ये कितने टोटल दिए गए हैं। तो 128 ये पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 4 हैं ये पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है।
है। उसके बाद देखिएगा कि जो दो एक बुद्धदेव भट्टाचार्य, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल के, ये कौन है? वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम हैं, पूर्व सीएम है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। पद्म भूषण लेने से इनकार किसने कर दिया? ये कर दिया बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा। और पता इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया हमें तो बताया ही नहीं गया कि आपको पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम है, इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक है संध्या चटर्जी, संध्या चटर्जी, इन्होंने भी पद्म भूषण लेने से, पद्म श्री लेने से इनकार कर दिया, पद्म श्री से इनकार कर दिया। और ये क्या है? तो ये एक गायिका है, फेमस गायिका है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। खेला हो बे, खेला हो गया भैया। तो इन्होंने, इसने पद्म श्री लेने से इनकार कर दिया और इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो ये पद्म विभूषण दिए गए हैं 4 को, ये किस किस को दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है कल्याण सिंह को दिया गया है, कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह कौन से सेक्टर के अंदर दिया गया है इनको? तो लोक कल्याण के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और इनका बिलोंग, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं ये, और राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं कल्याण सिंह। और इनको लोक कल्याण के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा विपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, इनको भी क्या दिया गया है? इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। और किस सेक्टर में दिया गया है? तो सिविल सर्विस के अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और किस को, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं बिपिन रावत। उसके बाद देखिएगा उस कौन है कि जो राधे श्याम खेमका है, राधे श्याम खेमका, इनको किस सेक्टर में दिया गया है? तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ये जो गीता प्रेस है गोरखपुर के अंदर यूपी में, उसके ये अध्यक्ष रहे हैं। और साहित्य एवं शिक्षा के अंदर इनको, शिक्षा के सेक्टर में इनको ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिएगा कौन है? तो प्रभा अत्रे, ये क्या है? इनको मिला है कला के अंदर। ये एक फेमस गायिका हैं और गायिका हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो फर्स्ट 3 है इनको मरणोपरांत दिया गया है, 3 को मरणोपरांत दिया गया है और ये जीवित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कल मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताए थे जिनको कि क्या मिला था। जैसे कि नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। और ये कौन सा खेल है? इनका भाला फेंक इनका गेम है। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। और परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया है, परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया है। और ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी कौन से हैं जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है? दिव्यांग खिलाड़ी जिनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है तो वो हैं देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया का ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इनका खेल कौन सा है? तो भाला फेंक इनका खेल है। और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीतने का काम किया? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीतने का काम किया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है कि जो कौन सी 2 कंपनी है जिसके सीईओ को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? कौन सी कंपनी है जिसको जिनके सीईओ को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और जो गूगल कंपनी है, इनके सीईओ कौन कौन है? तो इसके सीईओ हैं सत्य नडेला जी। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई जी इसके सीईओ हैं। और इन दोनों को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इन दोनों को दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद याद रखिएगा कि जो अवनी लखेरा, जिन्होंने कौन सा खेल है अवनी लखेरा का? जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। और इनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद याद रखिएगा सोनू निगम,
सोनू निगम ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। और कौन से क्षेत्र में इनको दिया गया? कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और वंदना कटारिया को भी आप याद रखिएगा। और प्रमोद भगत, इनका खेल भी आप जरूर याद रखिएगा। इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन इनका खेल है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। और वंदना कटारिया ये कहाँ से हैं? हॉकी खेल है इनका। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से ये बिलोंग करती हैं। उत्तराखंड के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वंदना कटारिया को बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बात आती है अवार्ड की। तो जो नेताजी अवार्ड है, नेताजी पुरस्कार है 2022, नेताजी पुरस्कार 2022 ये किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो जापान के जो पूर्व पीएम है, जापान के पूर्व पीएम कौन है? शिंजो अबे। जापान के पूर्व सीएम शिंजो अबे को ये मेडल दिया गया है, नेताजी पुरस्कार 2022। और ये कब दिया गया है? 23 जनवरी 2022 को पराक्रम दिवस के अवसर पर, जो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती अब की बार मनाई गई है, उस दिन ये शिंजो अबे को, जापान के जो पूर्व पीएम हैं, उनको ये नेताजी पुरस्कार दिया गया है। और 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड भी किसे दिया गया था? तो शिंजो अबे को दिया गया था। जापान के अब वर्तमान में पीएम कौन है? तो जापान के वर्तमान में पीएम है फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो जापान के वर्तमान में पीएम है। ठीक है। उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये कितनी श्रेणी में दिया जाता है? तो 2 श्रेणी में आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया, और जो संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, बर्ड एटलस ये खोजा गया है, तो ये कहाँ पर पाया गया है? ये केरल के अंदर मिला है बर्ड एटलस। और ये भारत का पहला है, भारत का फर्स्ट है। और जो विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा है, ये विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा विश्व के अंदर, विश्व में सबसे बड़ा है ये बर्ड एटलस। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, ये किसे कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो सलीम अली हैं, इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है? तो सलीम अली की कर्मस्थली रही है जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है? केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर राजस्थान के अंदर, भरतपुर राजस्थान के अंदर है। और ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को की साइट में कब ऐड किया गया? तो 1985 के अंदर इसको यूनेस्को की साइट में ऐड किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कितनी है? ये 14 है। तो इसमें लेटेस्ट कौन सी है? तो दुर्गा पूजा, जो कि कहाँ से है? वेस्ट बंगाल की है दुर्गा पूजा। और इसमें जो 39वीं साइट है वो कौन सी है? रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना के अंदर है। और 40वीं साइट कौन सी है? तो धोलावीरा हमारी नवीनतम 40वीं साइट है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये ऐड है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के अंदर स्थित है। चिल्का झील के बीच में कौन सा अभ्यारण्य है? चिल्का झील। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और इसके अंदर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य इस चिल्का झील के बीच में स्थित है। ठीक है। और चिल्का झील कहाँ पड़ती है? तो उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील। उड़ीसा का जो स्थापना दिवस है उसको हम किस रूप में मनाते हैं? तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस। 1 अप्रैल 1935 को उड़ीसा की स्थापना होती है। और इसके जो कौन है, इसके सीएम कौन है? यहाँ पर नवीन पटनायक जी यहाँ पर सीएम है। और पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया
ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो रस्किन बॉन्ड है इसकी और फेमस पुस्तक कौन सी है? द ब्लू अम्ब्रेला इसकी नेक्स्ट, द ब्लू अम्ब्रेला भी इसकी एक फेमस पुस्तक है। और कौन सी है? द टनल, द टनल। ये 3 फेमस पुस्तक हैं जो किसकी हैं? रस्किन बॉन्ड की हैं। उसके बाद हाल ही में जो पुस्तकें लॉन्च की गई थी उनके बारे में देखिएगा। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल ये किसकी पुस्तक है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं, अरुंधति भट्टाचार्य, इनकी कौन सी पुस्तक है? इंडोमिटेबल। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। और उसके बाद देखिएगा कि जो गांधी के हत्यारे, गांधी के हत्यारे, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है धीरेंद्र के झा की, धीरेंद्र के झा की पुस्तक कौन सी है? गांधी के हत्यारे। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये किसकी पुस्तक है? तो सुधा मूर्ति की पुस्तक कौन सी है? हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। उसके बाद देखिएगा कि द एंजल्स ऑफ कैलाश, ये किसकी पुस्तक है? सुबीरा प्रसाद की, सुबीरा प्रसाद की। उसके बाद है कि ममता बियॉन्ड 2021, ये किसकी है? तो जयंत घोष की पुस्तक कौन सी है? जयंत घोष की पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उनके नाम पर, उनके ऊपर कौन सी पुस्तक है? ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि भारत ने फ्रांस के साथ क्या किया है? समझो MOU साइन किया है। भारत ने फ्रांस के साथ MOU साइन किया और किस पर? हेल्थ सेक्टर में रिसर्च के लिए, हेल्थ सेक्टर में शोध के लिए क्या, किसके साथ MOU साइन किया है? तो फ्रांस के साथ MOU साइन किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्या साइन किया है? MOU साइन किया गया है। और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए भी ये स्टार्ट किया गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि हम बात करते हैं जो भारत और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है, भारत और फ्रांस की जो रिलेशनशिप है ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये 1992 से स्टार्ट होती है, भारत और फ्रांस 1998 से। ठीक है। और 1992 से किसकी रिलेशनशिप स्टार्ट है? भारत की इजराइल के साथ रिलेशनशिप कब से स्टार्ट है? तो भारत और इजराइल की 1992 से। और अभी हाल ही में 30 वर्ष किसके साथ पूरे हुए हैं? तो इजराइल के साथ पूरे हुए हैं। और इसमें इसके यादगार में कौन सा क्या लॉन्च किया है? तो स्मारक लोगो लॉन्च किया है इजराइल के साथ में। उसके बाद देखिएगा कि जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और ये पेरिस की कौन सी नदी के किनारे है? तो राइन नदी के किनारे है पेरिस। और उसके बाद देखिएगा कि पेरिस सीन नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे है। और पेरिस के अंदर ही 2024 के जो ओलंपिक हैं, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर 2024 के जो ओलंपिक होंगे इसमें कौन सा गेम है जो ऐड किया जाएगा? ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो जो चलिए मैं बता देती हूँ, इसके अंदर जो ब्रेक डांस है ये गेम इसके में ऐड किया जाएगा 2024 के जो ओलंपिक होंगे। और ये कौन से नंबर के होंगे? तो 33वें नंबर के होंगे। उसके बाद देखिएगा कि जो 32वें नंबर के ओलंपिक हैं वो कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो टोक्यो जापान के अंदर 32वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 के अंदर स्थापित किए गए हैं। 2020 में ये स्थगित कर दिए गए थे कोरोना की वजह से, और 2021 में स्थापित किए गए हैं। उसमें भारत की जो रैंक आई है
वो कितनी है, 48 भारत की रैंक है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक कितनी है, 24 भारत की रैंक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस की राजधानी मैंने आपको बता दी पेरिस, यहाँ की राजधानी, सीन नदी के किनारे। यहाँ की करेंसी कौन सी है, तो यूरो यहाँ की करेंसी है। और उसके बाद यहाँ की जो पीएम है, यहाँ के पीएम कौन है, तो जीन कोस्टेक्स यहाँ के पीएम है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के पीएम हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है आरती साहा। इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है। और फर्स्ट इंडियन मैन कौन है, तो ये है मिहिर सेन इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले फर्स्ट इंडियन मैन है। और आरती साहा फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, और उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी सदस्यता किसके पास है, 6 महीने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता है फ्रांस के पास। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर हैं इसके अंदर 27। पहले इसके अंदर 28 थे, जिसमें से एक कौन है, ब्रिटेन ने इसमें से एग्जिट कर दिया। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ब्रेग्जिट, इस घटना को कहा जाता है ब्रेग्जिट। और फ्रांस के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ग्रुड है, शक्ति है और एक्स डेजर्ट है। एक्स डेजर्ट नाइट, ये किसके साथ होती हैं भारत की एक्सरसाइज, तो ये होती हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस और भारत की एक्सरसाइज है ये, ग्रुड शक्ति, एक्स डेजर्ट नाइट और समुद्र शक्ति। और हाल ही में नाटो के द्वारा कौन सा अभ्यास किया जा रहा है, तो नेपच्यून स्ट्राइक 2022 अभ्यास किया जा रहा है नाटो के द्वारा। और ये कहाँ पर, भूमध्य सागर के अंदर 12 दिनों तक चलने वाला अभ्यास है। और नौसेना के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। और फ्रांस है, उसके साथ राफेल समझौता भारत के द्वारा किया गया था। राफेल समझौता भारत और फ्रांस के बीच कब हुआ था, तो 2016 के अंदर भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे थे। और जिनको कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था अंबाला एयरबेस के अंदर, जो स्क्वाड्रन नंबर 17 है उसमें इनको रखा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश राज्य है, इसने हाल ही में आंध्र प्रदेश इसने क्या किया है कि 13 नए जिले बनाने को मंजूरी दे दी है। 13 नए जिले बनाने की मंजूरी मिली है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के गवर्नर हैं। और जो ये यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो जो कलिंग रत्न अवार्ड है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है विश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट है, ये कौन से राज्य से रिलेटेड है, स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो मध्यम आय के परिवार है उनको थोड़ी लागत पर, कम कीमत पर भूखंड घर बनाने के लिए भूखंड प्रदान किए जाएंगे जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत। और जो साल्ट प्रोग्राम है ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, कहाँ से रिलेटेड है, तो साल्ट प्रोग्राम भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। साल्ट
साल्ट प्रोग्राम ये कहाँ से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है साल्ट प्रोग्राम। और इसमें जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उसके द्वारा इसमें सहायता दी गई है, इसके लिए ऋण दिया गया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हाल ही में विश्व वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंदर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी। ये जो रिपोर्ट है ये कहाँ से आती है, 1987 के अंदर ये स्टार्ट होती है और देहरादून से ये रिपोर्ट आती है और द्विवार्षिक है, मतलब 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट आती है। और वन सर्वे, इसमें जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि है, ये कहाँ पर नोट की गई है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये सबसे ज़्यादा वृद्धि नोट की गई है। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर हुई है, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कमी हुई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश के अंदर है और सबसे कम वन कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और इसमें जो इसमें आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। तो इसमें पहले जिले कितने, तो 13 जिले इसके अंदर पहले थे। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बनता है, तेलंगाना राज्य बन जाता है, जिसकी कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है। ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और इसके आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले बच जाते हैं, तेलंगाना अलग होने के बाद 13 जिले बच जाते हैं। और इसमें हर एक जिले में से अब एक जिला बनाया जाएगा, तो 13 जिले और नए बनाए जाएंगे, तो टोटल जिले कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये हाल ही में कौन कौन से राज्य में कौन से नए जिले बनाए गए हैं, तो असम के अंदर भी जो टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर नए जिले बनाए गए हैं। तो असम के अंदर अब टोटल कितने जिले हो गए, 34 जिले हो गए असम के अंदर। और इसमें जो नया जिला बनाया गया है ये कौन सा जिला है, तो बाजली जिला नया बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब के अंदर टोटल जिले कितने हो गए, 23 पंजाब के अंदर टोटल जिले। और नया जो बनाया गया है ये मालेरकोटला नया बनाया गया है। और किससे अलग करके, तो संगरूर से अलग करके मालेरकोटला नया जिला बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से में एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मलाईथुथुराई। तमिलनाडु में कौन सा नया बनाया गया है, तो मलाईथुथुराई ये नया जिला बनाया गया है। तमिलनाडु के अंदर जो नया जिला बनाया गया है ये कौन सा है, मलाईथुथुराई नया जिला बनाया गया। और टोटल इसके अंदर कितने जिले हो गए, 38 जिले हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा कर्नाटक के अंदर नया जिला कौन सा है, तो विजयनगर कर्नाटक के अंदर नया जिला बनाया गया है। और इसकी राजधानी क्या है, हम्पी इसकी राजधानी है। और जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मेन शासक था वो कौन था, कृष्णदेवराय इसका मेन शासक था। और इसका जो ग्रंथ था वो कौन सा है, आमुक्तमाल्यदा इसका ग्रंथ था, आमुक्तमाल्यदा। ठीक है, कर्नाटक का ये कौन सा राज्य बना है, तो 33वां जिला बना है विजयनगर। उसके बाद है कि जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर कितने बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 4 नए जिले बनाए गए हैं। और जो मध्य प्रदेश है उसमें 3 नए जिले बनाए गए। सबसे ज़्यादा नए जिले छत्तीसगढ़ के अंदर बनाए गए हैं। और टोटल कितने हो गए, यहाँ पर टोटल हो गए 36। और जो मध्य प्रदेश है इसके अंदर कितने हो गए, तो इसके अंदर हो गए 52 पहले थे और 3 हो गए ऐड और 55 हो गए। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। भारत के पीएम मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ये क्यों की गई है कि जो 26 जनवरी है, अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है उस पर जो चीफ गेस्ट आने वाले थे, कौन थे, वो मध्य एशियाई देश इसके अंदर चीफ गेस्ट आने वाले थे। लेकिन अब की बार इनको कोविड के कारण इनको स्थगित कर दिया गया,
मतलब इनको नहीं बुलाया गया। तो इसी के कारण एक आभासी मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उनके साथ ये बातचीत की गई। और इसके अंदर जो मेन फोकस किया गया, इस सम्मेलन के अंदर जो मेन फोकस है वो किस पर किया गया, तो मेन फोकस किया गया अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन जो ये अफगानिस्तान है ये मध्य एशियाई देशों के अंतर्गत नहीं आता। जो मध्य एशियाई देश हैं उसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, 5 देश उसके अंदर आते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। देखिएगा, कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, मध्य एशियाई देश कौन से हैं? कजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है? टेंगे यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की जो तजाकिस्तान है इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे इसकी राजधानी है। और जो SCO है इसकी बैठक कहाँ होती है? दुशांबे के अंदर इसकी बैठक हुई थी। और उसके बाद क्या है? उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ताशकंद इसकी राजधानी है। और ताशकंद समझौता कब होता है? तो जो ताशकंद समझौता भारत पाक युद्ध के बाद 1965 के अंदर इसमें यहाँ पर समझौता होता है। और यहाँ पर कौन जाते हैं इस समझौते के अंदर? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी जाते हैं ताशकंद समझौते के अंदर। और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है। और इनको मरणोपरांत 1966 के अंदर 1966 के अंदर क्या दिया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है। और 1966 के अंदर इसको क्या दिया जाता है? पहला मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कजाकिस्तान है इसमें हाल ही में क्या हुआ था कि जो ईंधन की कीमतें थी, ईंधन की कीमतें बढ़ने के कारण क्या हुआ था? यहाँ के PM ने इस्तीफा दिया। PM ने क्या दिया? इस्तीफा दिया। और यहाँ पर जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया? आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल की घोषणा किसने? जो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की थी। और यहाँ पर के जो नए PM बने हैं, तो यहाँ के नए PM हैं अली खान स्माइलोव। अली खान स्माइलोव यहाँ के नए PM बने हैं, ठीक है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। तुर्कमेनिस्तान और कौन सा है? किर्गिस्तान। उसके बाद देखिएगा कि जो किर्गिस्तान है इसके साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो जो खंजर एक्सरसाइज है वो किसके साथ होती है? भारत की किर्गिस्तान के साथ भारत की खंजर एक्सरसाइज होती है। उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी होती है? तो दस्तलिक जो है ये किसके साथ होती है? दस्तलिक, ये एक्सरसाइज होती है उज्बेकिस्तान के साथ। और काजिंद एक्सरसाइज किसके साथ होती है? तो काजिंद होती है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है, इतनी याद रखिएगा। उसके बाद है कि जो ये बारबाडोस है, बारबाडोस नया गणराज्य बना है। नया सबसे नवीनतम गणराज्य देश कौन सा बना है? तो ब्रिटेन से आज़ाद होकर इसने अपने आप को, बारबाडोस ने नया गणराज्य घोषित किया है। ब्रिटेन से आज़ाद होकर ये बना है, ठीक है, बारबाडोस नवीनतम गणराज्य, न्यू गणराज्य। और यहाँ जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उनके साम्राज्य को यहाँ से हटा करके, उनके शासन को हटा करके इसने अपने आप को गणराज्य देश घोषित कर दिया है। और यहाँ की जो नई PM बनी है वो कौन बनी है? मोटली यहाँ की नई PM बनी है, मियां अमोर मोटली। मियां अमोर मोटली यहाँ की नई PM बनी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो जापान है, जापान के नए PM कौन बने हैं? तो जापान के नए PM बने हैं फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो जापान के नए PM बने हैं, ठीक है। और उज्बेकिस्तान जो है मध्य एशियाई देश है, ये भी उज्बेकिस्तान इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं शवकत मिर्जियोयेव, ठीक है। और ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है। इसका 102वां देश कौन बना है? तो
एंटीगुआ और बारबुडा इसका 102वां देश बना है और 101वां यूएसए बना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो फ्रांस की एक प्रसिद्ध कथकली डांसर थी, कौन? मिलीना साल्विनी। मिलीना साल्विनी ये क्या थी? ये जो कथक शास्त्रीय क्लासिकल डांस है उसकी डांसर थी, और 2019 के अंदर इनको क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था 2019 के अंदर। इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इटली के अंदर इनका जन्म हुआ, और इन्होंने नागरिकता कहाँ की ले ली? इन्होंने नागरिकता ले ली फ्रांस की। ठीक है, और इन्हें किस चीज की फेमस डांसर थी? तो कथक की फेमस डांसर थी। और कथक कहाँ का ये क्लासिकल डांस है? तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? ये कथक है। इसके अंदर यूपी और राजस्थान आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो टोटल क्लासिकल डांस है वो कितने हैं? 8 टोटल क्लासिकल डांस हैं। कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के हैं। केरल का कौन कौन से हैं देखिएगा? कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। उसके बाद देखते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। और उसके बाद कौन सा है? ओडिया, या ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी ये कहाँ का है? मणिपुर का है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 उल्टे लिख दिए। कथक ये कहाँ का है? उत्तर भारत का है। 6 हो गए। उसके बाद कौन कौन से बच गए? देखिएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो ये पंडित बिरजू महाराज हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, पंडित बिरजू महाराज, ये इनका रिलेशन किससे था? बिरजू महाराज, तो ये कौन किसके फेमस डांसर थे? कथक के फेमस डांसर थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये पद्म श्री से भी अवार्ड इनको नवाजा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये केरल के अंदर स्थापित किया गया। ग्राफीन का मतलब है जो ग्रेफाइट है, उसके ग्रेफाइट का एक पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफीन कहते हैं। और ये कहाँ मिला है? ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल के अंदर स्थापित किया गया है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो कहाँ पर? टॉप लिंगानुपात के अंदर टॉप कौन है? केरल उसके अंदर टॉप है, और हरियाणा सबसे लास्ट पर है। ठीक है, उसके में देखिएगा कि जो चरणजीत सिंह हैं, इनका निधन हो गया है हाल ही में। चरणजीत सिंह इनका निधन हो गया है। और ये किसके खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी। और 1964 के जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक थे, इनके अंदर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था, और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सिंधुताई सपकाल। सिंधुताई सपकाल इनका भी निधन हो गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो महाराष्ट्र की मदर टेरेसा। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किसको कहा जाता है? सिंधुताई सपकाल को। और अनाथ बच्चों की माँ भी किसको कहा जाता है? अनाथ बच्चों की माँ भी किसको कहा जाता है? ये भी सिंधुताई सपकाल को। और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। उसके बाद देखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा इनका संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन कहाँ का आंदोलन है? ये उत्तराखंड का आंदोलन है। और इससे किसका संबंध है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आर
आर नागास्वामी, ये क्या थे? ये एक इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो पीएमसी बैंक है उसका विलय कर दिया गया है। पीएमसी बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कर दिया गया है। पीएमसी, इसका विलय किसमें कर दिया गया? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है। जो ये पीएमसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पंजाब एंड महाराष्ट्र, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो विलय किया गया है ये किस में किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इसका विलय कर दिया गया है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ सालों पहले इसमें वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया था और जो पीएमसी बैंक है इसका जो बोर्ड है उसको भंग कर दिया था आरबीआई के द्वारा। इस जो पीएमसी बैंक है इसका बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया था, बोर्ड भंग कर दिया था। किस कारण? जो वित्तीय गड़बड़ी आई थी उसके कारण इसको भंग कर दिया गया था। और उसके बाद देखिएगा कि जो 14 बैंक हैं उनका एक साथ राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंक का विलय मतलब नेशनलाइजेशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1969 के अंदर। और उसके बाद 6 जो बैंक हैं इनका एक साथ नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1980 के अंदर। और जो आरबीआई है इसका नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है। अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई की जो स्थापना है ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर होती है? तो जो यंग हिल्टन आयोग है उसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है। 1934 का एक्ट है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद है कि जो आरबीआई का सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई तब हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। और अब वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के अंदर इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो 25वें नंबर के इसके जो हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर। 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। और जो 25वें गवर्नर है ये कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और जो ये आरबीआई है ये मौद्रिक नीति समिति जारी करता है, उसका जो हेड होता है मौद्रिक नीति समिति का जो हेड है वो कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। और ये मौद्रिक नीति कितनी बार जारी की जाती है? तो साल में 6 बार मौद्रिक नीति जारी की जाती है। उसके बाद देखिएगा कि जो एसबीआई है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कब एसबीआई किया गया? तो इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम किया गया 1955 के अंदर। और इसका जो हेड है वे कौन है? दिनेश खारा जी इसके हेड हैं। ठीक है। और ये जो इंपीरियल बैंक है इसके अंदर 3 बैंकों का विलय किया गया, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बैंक थे। इनका 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 के अंदर। उसके बाद 1955 के अंदर जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश खारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और जो ये एसबीआई है इसने जो डल झील है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। और डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अंदर क्या एटीएम स्थापित किसने किया है? एटीएम स्थापित किया है किसने? एसबीआई के द्वारा ये एटीएम स्थापित किया गया है। ठीक है। और जो एचडीएफसी बैंक है इसको ग्लोबल प्राइवेट अवार्ड 2021 में बेस्ट प्राइवेट बैंक का दर्जा अवार्ड दिया गया है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।